मित्रों नमस्कार, मैं अनुज कुमार शुक्ला। आज हम लोग पोषक तत्वों के कुछ बचे हुए जैसे उपापचयी पोषक तत्व, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो उपापचय की क्रिया में सहायक होते हैं। उपापचय की क्रिया क्या है? जैसे कि उपापचय का मतलब यह है कि हम जब भोजन करते हैं तो भोजन को मुख गुहा में डालते हैं। चर्वण क्रिया दांत द्वारा होती है और जीभ से निकले हुए यानी लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं जो भोजन को लुब्धित बनाते हैं। फिर ग्रास नली द्वारा अमाशय में पहुंचता है, अमाशय के बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में पहुंचता है, फिर गुदाद्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपापचय की क्रिया, क्रमाकुंचन की गति कहते हैं। और इसमें जो सहायक होते हैं मुख्य रूप से विटामिन है, विटामिन, जल और खनिज लवण। उपापचयी पोषक तत्व के अंतर्गत विटामिन, जल और खनिज लवण आते हैं। विटामिन का आविष्कार किसने किया? इसमें से एक का हम अध्ययन कर लेते हैं। विटामिन जो रोगों से रक्षा, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में क्या होते हैं? सहायक होती है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। एक प्रकार का क्या है? कार्बनिक यौगिक है जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाती है, रोगों से हमारे क्या करती है? रक्षा करती है। विटामिन की खोज किसने किया? फंक ने किया। फंक ने। अब घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार, एक को हम कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील, और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। जैसे अब सी हम दिखते हैं नींबू से हमें मिलता है, तो नींबू हम निचोड़ते हैं जल में तो घुल जाता है आसानी से। तो इसी प्रकार से हम इसको याद भी रख सकते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन एडेक है, ए, डी, ई और के हैं। ये है विटामिन। विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है जो शरीर को रोगों से रक्षा करती है। और इसकी खोज किसने किया? फंक ने किया। घुलनशीलता के आधार पर इसके 2 प्रकार हैं, एक है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। अब हम देखते हैं कि विटामिन हमें किन किन स्रोतों से, किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है, इनका रासायनिक नाम क्या है और इनसे कौन से रोग उत्पन्न होते हैं यदि कमी होती है। तो इसको हम एक चार्ट द्वारा समझ सकते हैं अच्छे से कि जैसे अगर विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की जो कमी होती है तो कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? रतौंधी होती है। विटामिन ए के स्रोत क्या क्या हैं? तो विटामिन ए के स्रोत में हम जैसे देखते हैं दूध है, अंडा है, गाजर है, पालक है। ये सब क्या हैं? विटामिन ए के स्रोत हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं विटामिन बी1 का थायमिन, और कमी से इसके कौन सा रोग होता है? वेरी रोग। विटामिन बी के जो स्रोत हैं जैसे अंडा है, अंडा से भी हम प्राप्त करते हैं। यकृत, किसी भी यकृत यानी हम मांस का सेवन करते हैं तब भी हमें, या बिना पालिशदार कोई हम चावल खाते हैं यानी पालिश अगर नहीं हटी हुई है तो उससे हमें क्या मिलता है? विटामिन बी1। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन। इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अगर विटामिन बी2 है तो त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, त्वचा का
फटना, आँख का लाल होना, लाल होना। और इसके स्रोत क्या हैं? विटामिन बी, B1 के स्रोत, यानी कि विटामिन B1 के स्रोत के रूप में हम जैसे अनाज वगैरह, जैसे हम कुछ अनाज या मांस, अंडा, यानी कि दूध जैसे हम देखते हैं, तो दूध संपूर्ण एक आहार होता है, लगभग उसमें हमको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो स्रोत पूछता है कि किसके कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं, जैसे ए का है, फिर आगे हम सी का, डी का, के का, इस तरह से आता है। विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो नियासिन है, और नियासिन और इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इससे रोग उत्पन्न होता है पेलाग्रा। ये क्या है? विटामिन B3 है। विटामिन B5 है। विटामिन B5 को पेंटाथोनिक कहा जाता है, पेंटाथोनिक। विटामिन B5 पेंटाथोनिक। विटामिन B5 क्या? पेंटाथोनिक है। इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बाल सफ़ेद होना, बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि। अब विटामिन B6 है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 की कमी से जो रोग होता है एनीमिया है। विटामिन B12 है। विटामिन B12 कोबालामिन है। इससे भी, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होता है, यानी कि रक्त की कमी होती है। ये क्या है? विटामिन B12 है। अब आगे हम देखते हैं विटामिन ए और बी के कई रूप। यहाँ पर जैसे ए, B1, B12, B6 ये कई बार परीक्षाओं में आए हैं, आप इनको जानते रहिएगा। विटामिन B1, विटामिन ए कौन सा रोग उत्पन्न होता है और स्रोत इसके क्या हैं। अब आगे हम देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी एस्कॉर्बिकम। विटामिन सी एस्कॉर्बिक। इससे क्या, इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जैसे स्कर्वी है, मसूड़ों में सूजन। इसके स्रोत मुख्य रूप से आंवला है, खट्टे रसदार फल इसके क्या हैं? मुख्य स्रोत हैं। अमरूद भी है, हरी मिर्च भी है। ये विटामिन सी के क्या हैं? स्रोत हैं। अब विटामिन सी के बाद डी है। डी का है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी से कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होगा? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स होता है बच्चों में। दूसरा रोग है आस्ट्रोमलेशिया। ये रोग उत्पन्न होता है वयस्कों में, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है? हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, दांत को सुरक्षित रखता है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो बच्चों में जब हड्डियां कमज़ोर होती हैं रिकेट्स रोग कहते हैं। वयस्कों में इसे हम क्या कहते हैं? आस्ट्रोमलेशिया कहते हैं। विटामिन डी हम प्राप्त कहाँ से करते हैं? धूप से भी मिल जाती है, और धूप से हमारी त्वचा जो है, त्वचा इस धूप को विटामिन डी में बदलती है। यानी कि कौन सी विटामिन है जो हमारे शरीर में द्वारा ही संश्लेषित होती है? विटामिन डी है। अगला विटामिन के। विटामिन के का जो फिलोक्विनोन है, इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होता है रक्त का थक्का। यदि इसकी कमी है तो रक्त का थक्का बनने में समय लगता है। जैसे कहीं शरीर हमारा कट गया
तो रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनता। किसकी कमी से? विटामिन के। और विटामिन के का भी संश्लेषण कौन करता है? हमारी शरीर करती है। कोलन में विटामिन के का संश्लेषण होता है। डी का कहाँ होता है? त्वचा में। के का कहाँ होता है? कोलन में। और ए का कहाँ होता है? यकृत में। जैसे ए को आप जान लीजिए, ए कहाँ संश्लेषित रहती है? यकृत में। डी कहाँ? त्वचा द्वारा। के कहाँ? कोलन द्वारा। यानी 3 ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर द्वारा भी संश्लेषित की जाती हैं। अब आगे हम देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है, इसे हम कहते हैं टोकोफेरॉल। अगर विटामिन ई की कमी है तो क्या हो जाएगा? जनन क्षमता में कमी हो जाएगी। जनन क्षमता में कमी। और इसके जो स्रोत होते हैं मुख्य रूप से, जैसे अंकुरित अनाज है, कोई भी अंकुरित अनाज हम खाते हैं तो उससे हमें विटामिन ई क्या होता है? प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विटामिन हैं, इनकी कमी से होने वाले रोग, इनके मुख्य आहार हैं। अब आगे हम देखते हैं कि अगला जैसे खनिज है। खनिज को हम देखते हैं। कुछ ऐसे खनिज हैं जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो खनिज हमें मिलते हैं भूमि से, लेकिन कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो हमें पौधों या उनके पौधों के उत्पाद से प्राप्त होते हैं, फल से भी प्राप्त होते हैं। तो जैसे खनिज शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। तो मुख्य रूप से खनिज जैसे मान लीजिए लोहा है। लोहा में आयरन की यदि हमारे शरीर में कमी होती है तो एनीमिया रोग। यदि आयरन है तो आयरन का मुख्य रूप से सहायक किसमें होता है? हीमोग्लोबिन के निर्माण में। हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन क्या होता है? सहायक होता है। तो रक्त की अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इसका स्रोत क्या है? जैसे पालक है, बथुआ है, चुकंदर है, ये सब क्या है? आयरन के स्रोत हैं। सेब है, ये सब किसके स्रोत हैं? आयरन के। इसी प्रकार से हम देखते हैं, जैसे अगर जस्ता है, जस्ता अगर हम लेते हैं भोज्य पदार्थ में या उसकी मात्रा अगर हमारे शरीर में जाती है तो इंसुलिन के निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमारे रक्त में शर्करा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो जस्ता की सहायता से इंसुलिन का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी प्रकार से आयोडीन है। आयोडीन अगर हम उचित मात्रा में लेते हैं तो हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। यदि हम आयोडीन की कमी हो जाती है तो एक रोग उत्पन्न होता है जिससे हम कहते हैं गले में होता है घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं अगर सोडियम है, सोडियम हम उचित मात्रा में लेते हैं। अगर सोडियम उचित मात्रा में नहीं लेते तो पेशियों में संकुचन उत्पन्न हो जाता है। पेशियों में संकुचन उत्पन्न हो जाता है। ये है मुख्य खनिज। अब कुछ खनिज है जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है। ये कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है। कैल्शियम, फास्फोरस ये मुख्य रूप से सहायक होता है। जैसे अभी बताया गया कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी हड्डी और दांतों को क्या करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। दोनों जानते रहिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों क्या करते हैं? हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। और यदि इनकी उचित मात्रा नहीं रहेगी तो हड्डी और दांतें क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगी। तो ये हैं खनिज और इनकी कमी से होने वाले रोग। अब आगे हम देखते हैं, जैसे जल की बात की तो जल के बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं कि जल का क्वथनांक बिंदु क्या है। जल हमारे शरीर का 65 से 75% भाग किसका होता है? जल से ही होता है। हमारा शरीर 65 से 75 भाग किसका होता है? जल का ही होता है। जल उपापचयी क्रिया में सहायक होते हैं। यदि हम उचित मात्रा में जल का सेवन नहीं करते या गंदा जल का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। कई रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं, एक और बचता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं और ये हाइड्रोजन,
कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो डीएनए, आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो डीएनए और आरएनए के रूप में पाए जाते हैं, आरएनए और डीएनए के रूप में पाए जाते हैं, और ये आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में हमारी मदद करते हैं। तो ये है पोषक तत्व। और अब हम कल कुछ रोग जैसे जीवाणु का, विषाणु से होने वाले रोग के बारे में अध्ययन करेंगे।